हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जामिया और एएमयू और कोई भी ग्रेजुएशन लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली बीए एलएलबी के पेपर में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, whose recommendation is mandatory to impeach the president of India from his office before the completion of his or her term। मतलब कि किसके रिकमेंडेशन ज़रूरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए जबकि उनका टर्म जो है वो कंप्लीट ना हुआ हो, उससे पहले अगर हम हटाना चाहें तो। ए प्राइम मिनिस्टर, बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की हमें रिकमेंडेशन चाहिए होगी तभी हम इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह की रिट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 5। अब रिट जो होती है वो हमारा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट को प्रिवेंट करने के लिए। उस डॉक्यूमेंट को हम रिट कहते हैं। मतलब जैसे अगर किसी पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है और उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, तो उसे कोर्ट जो एक मतलब एक डॉक्यूमेंट देता है उसे हम रिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो इनमें से किस चीज़ से डील करता है। ए द यूनियन, बी द स्टेट्स, सी फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको याद रखना है पार्ट 4 जो है वो स्टेट पॉलिसी से डील करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड हैं। ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा डी 11। अब आपको ये देखना है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, उनके नाम देखने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वो ऑड वन आउट के फॉर्मेट में दे देता है। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी और एक नहीं होगी, और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फ्रॉम अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जब तक हमें उन सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता होगा हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ पता करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू वारंटो। लिटरल मीनिंग मतलब इसका शाब्दिक अर्थ, एक तरह से मीनिंग क्या है इसका वर्ड फॉर्म में, क्यूआ वारंटो। तो ऑप्शन ए है वी कमांड, बी टू फॉरबिड, सी बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, और डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा इसका लिटरल मीनिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि कोई अगर वारंट जनरेट होता है वो किस अथॉरिटी के द्वारा जनरेट हुआ है, ये पूछना जब होता है तब इस टर्म को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैड बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस मेथड को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमें। क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और कुछ किसी के, तो ये वाला पार्ट कहाँ से लिया गया है ये पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग गिव मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी।
मतलब मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो किसने दी थी? इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑप्शन ए है ऑस्टिन, बी डार्विन, सी एरिस्टोटल और डी मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑस्टिन। अब ये जो बाकी जो तीन पर्सन बचे हैं, आपको इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करना है कि इनकी कौन सी थ्योरी फेमस, क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ये, उनके बारे में पता होना चाहिए ज़रूर, अगर आपको जनरल अवेयरनेस और जीके और करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स लाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो ओथ दिलाई जाती है वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन में दिलाई जाती है, मतलब एक तरह से कौन उनको ओथ दिलाता है, ये बताना है। ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट की ओथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी कैबिनेट सेक्रेटरी और डी फाइनेंस सेक्रेटरी। अब ये बताना है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कौन कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो कहलाती है वो प्रेसिडेंट की कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इनमें से कौन से जो हैं वो इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? ऑप्शन ऑप्शन ए मतलब ये इनमें से बताना है। फर्स्ट जो है द प्रेसिडेंट, सेकंड है द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, थर्ड है द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। अब ऑप्शन ए है सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, या ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब प्रेसिडेंट, द हाउस ऑफ द पीपल और द काउंसिल ऑफ स्टेट, तीनों के तीनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पार्लियामेंट के। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। द काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड राज्यसभा और द हाउस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड लोकसभा। इसका भी एक एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स? जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनकी सुप्रीम कमांड किसके पास होती है, मतलब जो फाइनल डिसीजन लेना होता है वो किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है सुप्रीम कमांड। क्वेश्चन नंबर 12। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है इंडिया के? सेकंड शेड्यूल, 10th शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 13। द व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ कर्टेरियोरी? तो ये एक क्वेश्चन इसकी इसी तरह का हमने ऊपर भी किया है, इसमें भी इसका लिटरल मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए वी कमांड, ऑप्शन बी टू हैव द बॉडी ऑफ, सी टू फॉरबिड और डी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 14। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? इंडिया में गवर्नर ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता है? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को हर स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 15। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न फॉर नेशनल एमरजेंसी? अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी को लगाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 352।
क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द कंट्री। मतलब इसमें ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर होता है जो कि दोनों हाउस का मेंबर ना हो लेकिन तब भी वो ये पोस्ट ले सकता है। ए प्राइम मिनिस्टर, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट और डी रेलवे मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 17, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट में मेंशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फिफ्थ और पार्ट फोर्थ ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट फोर्थ है। अब आपको एक काम करना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है कुछ ना कुछ, कि कौन से आर्टिकल में है, किस पार्ट में मेंशन्ड है दोनों चीज़, और कौन कौन सी ड्यूटीज़ और कौन कौन से राइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। इंडिया में क्या मिनिमम एज होनी चाहिए किसी पर्सन को गवर्नर बनने के लिए। ए 30 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 35 ईयर्स और डी 45 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स। मिनिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंस इमरजेंसी। अब आपको ये बताना है कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो किस आर्टिकल के मतलब किस आर्टिकल को यूज़ करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं कंट्री में। ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 349, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 355। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 360। आर्टिकल 360। अच्छा, आपको ये नोटिस किया होगा जो इमरजेंसी लगाई जाती है, ये तीन तरीके इमरजेंसी लगाई जाती है, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 356, 355 और 360 के बीच होते हैं। तो कभी भी अगर इमरजेंसी वाला आर्टिकल पूछे तो हमेशा उसके जो आंसर होगा वो 350 से लेकर 360 के मतलब 350 से लेकर 360 तक ही आंसर होता है हमेशा। तो आपको ये काम भी करना है कि तीनों इमरजेंसी लिखनी है, कितने तरह की इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कौन सा आर्टिकल उस इमरजेंसी को लाया जा सकता है कौन से आर्टिकल को यूज़ करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखिए, अब थर्ड इमरजेंसी के बारे में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आर्टिकल 356। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए अभी हम 20 क्वेश्चन पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो या इस तरह की और वीडियो देखनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं और आगे की वीडियो बना सकूं। अभी जो वॉच टाइम मैं नोटिस कर रहा हूँ उसमें अनसब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में है। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके यहाँ पर। तो आज हम अपनी जो हमने इंडियन पॉलिटी के 20 क्वेश्चन किए थे, अब उससे आगे के 20 क्वेश्चन और करते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने मेंबर होते हैं जो राज्यसभा में। कुछ मेंबर तो देखिए एमपी सेलेक्ट करते हैं, मतलब एक तरह से वो वोटिंग के थ्रू सेलेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। तो उनका हमें नंबर बताना है, कितने नंबर है। ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 12। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में
कौन सा आर्टिकल जो है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7th अमेंडमेंट, 42th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिसेबल इन नेचर? इनमें से कौन सा जो है उसको जस्टिसेबल है इन नेचर? ए फंडामेंटल ड्यूटीज, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल राइट्स और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू ए सिंपल लीगल राइट्स? इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जिसको पहले फंडामेंटल लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया था लेकिन अब निकाल कर उसे मतलब रिमूव कर दिया गया है उस लिस्ट से और सिंपल लीगल राइट्स बना दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शंस हैं इसके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। तो अगर आपने मैं लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो ये भी देखिए उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं आता? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रमोट and improve the natural environment, to promote harmony, to protect freedom of speech and expression। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो कितने दिन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 2 years, 4 years, 6 year और 5 years। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी 6 years। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? मतलब कौन इसका उत्तराधिकारी होता है जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट और द फाइनेंस मिनिस्टर? तो करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर डी बांग्लादेश? तो करेक्ट आंसर इसका है ए यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 29, इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शन? तो वोट ऑन अकाउंट कितने मंथ के लिए वैलिड होता है? ए 2 month, बी 3 month, सी 6 month और डी 9 month? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 2 month। India has taken the concept of judicial review from which country's constitution? तो देखिए लास्ट में मैंने बताया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सा पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस कंट्री से लिया गया है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और आयरलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो कितने टाइम अपॉइंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1 time, 2 times, 3 times और 9 बार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 9 बार। मतलब कितने भी बार बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इलेक्शंस कितनी बार जीते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 32,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न नीड ए स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट? इनमें से कौन सा प्रोविज़न जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड करता है पार्लियामेंट के अंदर? ए चेंज इन फंडामेंटल राइट्स, बी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, सी एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चेंज इन फंडामेंटल राइट्स। तो जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है अगर कोई फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना हो। क्वेश्चन नंबर 33, विच आर्टिकल वाज रिफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल 32, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30। तो करेक्ट आंसर है इसका 32, आर्टिकल 32। यानी कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी कराया था मैंने, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, आर्टिकल 349, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 365। देखिए एक चीज़ और इसमें मैंने बताई थी कि जो इमरजेंसी लगाने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं वो 360, 355 से लेकर 360 के बीच होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज़? इनमें से कौन सी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रमोट द हार्मनी एंड ब्रदरहुड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which amendment of Constitution of India increased the age of retirement of High Court judges from 60 to 62 years? कौन सा अमेंडमेंट है जिसने हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट का जो ईयर है वो 60 से 62 कर दिया है? 10th, 12th, 15th या 245th? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 15th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, डैश means that the Supreme Court will reconsider the case and legal issue involved in it। एक तरह से फिलअप करना है इसमें। ऑप्शन ए है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, अपीलिएट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है अपीलिएट जुरिडिक्शन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर द केस एंड द लीगल इशू इन्वॉल्व इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट इन राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन पंजाब। तो कितनी पार्लियामेंट्री सीट है राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन पंजाब के अंदर? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 1, सी 18 और डी 10। तो करेक्ट आंसर इसका है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fundamental right in Indian Constitution allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by state? तो ऑप्शंस हैं इसके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। करेक्ट आंसर इसका है बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी इंडिया की, कौन सा ईयर में बनी थी? ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1947, मतलब 19, ऑप्शन नंबर बी 1946 है इसका आंसर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर 1946।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो और देखनी है इस तरह की तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। इस बार एटलीस्ट 100 लाइक्स आने चाहिए वीडियो के ऊपर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए क्या और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। चलिए तो अब हम अपने इंडियन पॉलिटी वाली जो सीरीज़ चली है उसके थर्ड पार्ट करते हैं। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। स्टार्ट करते हैं 41 को। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है, मतलब इनमें से कौन किसको नहीं लिया गया है। ए प्रियम्बल, सिटीजनशिप और जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। इन चारों में से कौन सा जो फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं लिया गया है फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर अब हमारे से वो पूछेगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं तो उसमें से हम ये 3 याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विच इज़ द हाईएस्ट एंड द फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में कौन सा हाईएस्ट और फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। प्रेसिडेंट, यूनियन कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। क्वेश्चन नंबर 43। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस कौन देता है उसके लिए। ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ मिनिस्टर और डी चीफ जस्टिस। तो हमने लास्ट में देखा था कि गवर्नर को अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस पूछा है कि किसकी एडवाइस पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्राइम मिनिस्टर। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी जब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। ए मिसिस इंदिरा गांधी, बी मिसिस विजय लक्ष्मी पंडित, सी मिस्टर सरोजनी नायडू और डी मिस्टर सुचिता कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मिसिस सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 45। ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ट्रेड यूनियन है वो कौन सी लिस्ट में है। ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कॉन्करेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी कॉन्करेंट। क्वेश्चन नंबर 46। डैश रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर ए केस गोइंग बियॉन्ड इस जुरिडिक्शन। तो कौन सी रिट इशू की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। ए हैबियस कॉर्पस, बी मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन, डी क्यू वारंटो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी प्रोहिबिशन। तो अगर आपने इन सारी रिट्स के बारे में पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 47। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। जो यूनियन काउंसिल होती है मिनिस्टर की वो किससे कंसिस्ट होती है, मतलब किस किस से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्टी मिनिस्टर्स। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी प्राइम मिनिस्टर और डी कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर्स। ये तीनों मिलकर बनाते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 48। वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो राज्यसभा को अलग करता है विधान परिषद से। ए पावर इम्पीचमेंट, बी इनडायरेक्ट इलेक्शन, सी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स और डी टेन्योर ऑफ मेंबरशिप। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो एमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं।
ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी कनाडा एंड डी जर्मनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी जर्मनी। जो इमरजेंसी प्रोविंसेस जो हैं वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फॉर। जो प्रोसीजर जो हैं अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? ऑप्शंस हैं यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी साउथ अफ्रीका। ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हम पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से और कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किए हैं वो अलग अलग आर्टिकल्स या फिर अमेंडमेंट्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 51, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टैक्सेस हैं लैंड और बिल्डिंग के ऊपर वो कौन सी लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कंकरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 52, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो फेडरल सिस्टम है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी कनाडा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 53, फॉरेस्ट्स इन लिस्ट इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फॉरेस्ट हैं वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड हैं 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कॉन्करेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कॉन्करेंट। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल में यूनियन, स्टेट, ग्लोबल और कॉन्करेंट में कौन सा मैटर किस लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट that all persons shall be equally protected by the laws of the country? A right to equality, B right to freedom, C right against exploitation और D right to freedom of religion। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा right to equality। क्वेश्चन नंबर 53, which fundamental right in Indian constitution include abolition of untouchability। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? ए है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी राइट टू इक्वालिटी और डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। क्वेश्चन नंबर 56, फॉरेन जुरिडिक्शन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फॉरेन जुरिडिक्शन है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? यूनियन, स्टेट, ग्लोबल और कॉन्करेंट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनियन। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ए यूएसए, बी रशिया, सी साउथ अफ्रीका और डी कनाडा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रशिया। मतलब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो बैटिंग एंड गैम्बलिंग है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? यूनियन, स्टेट, ग्लोबल एंड कॉन्करेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कौन सी ये जो 4 लिस्ट हैं इनमें से किस किस टर्म को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या चीज़ इशू होती है इसमें बताना है। ऑप्शंस हैं हैबियस कॉर्पस, ये एक रिट है,
मैंडेमस, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। तो इन चारों में से कौन सी रिट को इशू किया जाता है जब कोई ऑफिसर लीगल ड्यूटी को मतलब सही तरह नहीं कर रहा होता है, तो कौन सी रिट को निकाला जाता है कोर्ट के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडेमस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो है वो कौन से लिस्ट में मेंशन्ड है? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कॉन्करेंट। तो करेक्ट ऑप्शन उसका हो जाएगा डी कॉन्करेंट। तो हमारी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अपने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने अब तक 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए अपना 4th पार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का, क्वेश्चन नंबर 61 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो आर्टिकल 18 है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से में किस चीज़ को डील करता है? ए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, सी अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर और डी राइट टू इक्वालिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 62। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल एंड डी कॉन्करेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए यूनियन। क्वेश्चन नंबर 63। Dash can given the Union Parliament power to make laws on matter including the state list. Ministry of Defence, Prime Minister's Office, Securities and Exchange Board of India और राज्यसभा। तो इनमें से कौन सा है जिसको पावर है जो कि स्टेट के मैटर्स के पर्सपेक्टिव से भी लॉज बना सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के को ये पावर है। क्वेश्चन नंबर 64। Elections in India for the Parliament and State Legislature are conducted by। जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? ए प्रेसिडेंट, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 65। नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स वर्क्स इज लिस्टेड इन डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो नेवल, मिलिट्री है एंड एयर फोर्स है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल, डी कॉन्करेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यूनियन। तो इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं जो लिस्ट से मतलब कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा तो आप इजीली से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है जो कि अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 67। डैश इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस फ्रॉम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कर सकता है, मतलब इलेक्ट कर सकता है और रिमूव कर सकता है जजों को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है और जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं? 68 ऑप्शन है आर्टिकल 19, ऑप्शन है आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 22 एंड 23, आर्टिकल 24 एंड 25। इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी भी अगर लग जाती है फिर भी सस्पेंड नहीं होते? इसके करेक्ट आंसर है बी आर्टिकल 20 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 69। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इनमें से कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है? A5, B6, C7 और D8। तो करेक्ट आंसर इसका है 6 फंडामेंटल राइट जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन? इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो इंडिया के अंदर इज नॉर्मली चेयर्ड बाय प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ अपोजिशन? ए कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, बी एस्टिमेट्स कमेटी, सी प्रिविलेज कमेटी और डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो करेक्ट आंसर इसका है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रेसिडेंट कैन डिमिनिश ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन है इसमें, विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर, ओनली अंडर द इमरजेंसी कंडीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन हिज ओन। जो प्रेसिडेंट है वो डिमिनिश कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसकी मतलब हेल्प से, किसके मतलब सहयोग से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो डिमिनिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। जो शारदा एक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ए अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, बी अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़ और सी चाइल्ड मैरिजेस, डी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इनमें से कौन सा जो है वो शारदा एक्ट से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी चाइल्ड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? इनमें से कौन सा जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर नहीं होता? ए प्राइम मिनिस्टर, बी द मेंबर ऑफ नीति आयोग, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 75, द रेजिडरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद। जो रेजिडरी पावर है लेजिस्लेशन की वो किसके अंदर आती हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और स्टेट्स। इसका करेक्ट आंसर है सी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई आर्टिकल है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो करना होता है उसमें फाइनली किसका हम माना जाता है? मतलब अगर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया तो फिर वही फाइनल हो जाएगा। तो इसमें से कौन है वो? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 77, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज आर मेड बाय। जो IAS जो होता है ऑल इंडियन सर्विसेज, उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? UPSC, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर है बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? ऑल इंडियन सर्विस के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 78, नेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट against which the proposal of impeachment was presented in the parliament of the independent India। इनमें से कौन से जज है जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रपोजल करा गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर? जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस वीरस्वामी और जस्टिस सुब्बा राव। कौन है इनमें से वो बताने? तो इसका करेक्ट आंसर है ए जस्टिस रामास्वामी। मतलब उनके अगेंस्ट हुआ था ये प्रपोजल इम्पीचमेंट का। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, प्रेसिडेंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है वो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं और हमारी ये वाली सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।